हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर से एक एफएसटी के टेस्ट सीरीज का पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है एफएसटी टेस्ट नंबर 11। तो यहाँ पर आज हम लोग एफएसटी का जो पेपर डिस्कशन है इसमें केमिस्ट्री के 51 से 75 तक के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराने वाली हूं और 75 से 100 तक के क्वेश्चंस आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं पेपर डिस्कशन में। फटाफट हम लोग इस पेपर का डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सभी बच्चे फटाफट आ गए हैं। मिशन नीट 2025 के साथ जिसमें हमारे सर का मानना है, हम सबका मानना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत आगे बढ़ा जाए, अपना पेपर डिस्कशन आगे बढ़ाया जाए, देखा जाए पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलो भाई फटाफट पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, पढ़ो। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा फटाफट। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, सबसे पहले तो ये बताओ क्या होता है। पढ़ रखा है आपने केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बंध के प्रकार में, है ना। तो ये क्या होता है, जब एक अणु में हमारे क्या हो, एक अणु में ही हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो तो अंतरा आणविक बंध कह देते हैं उसे। ठीक, अब यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन ये दिए हैं। ठीक, एक ही अणु के बीच में जब हाइड्रोजन आबंध होगा तो हम उसे अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहेंगे। ये तो क्लियर है सभी को। अब उसके लिए हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो भाई सबसे पहले ऑप्शन क्या कह रहा है, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है उसमें ये उपस्थित होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे पता चला, देखो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ऑर्थोनाइट्रो की बात हुई है, ठीक, और फिनॉल, क्लियर है। अच्छा, अब ये बनाता कैसे है बंध, इसकी भी बात कर लेते हैं। यहां पर ये जो H है ना, एक O से बंध बना रहा होता है। ये स्ट्रक्चर एज इट इज ऐसा नहीं होता है, इस टाइप का बनता है कुछ। ठीक, तो ये वाला जो बंध है यहाँ पर जो O लगा होगा वो हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा होगा। ठीक है, तो ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। क्लियर, इतना समझ में आया सभी को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, किसमें उपस्थित है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। ठीक, इसमें और एक ऑक्सीजन से संबंधित होता है, बंध बनता है। क्लियर, इतना सभी को पता है। चलो फर्स्ट वाला आंसर होगा और थर्ड आंसर होगा। थर्ड में किस तरह बनता है, क्या कह रहा है, ओ मतलब यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का बताओ फटाफट जल्दी से। देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी की बात हुई है ना, ठीक, और बेंजल्डिहाइड, तो यहां पर भी ये वाला O जो होता है इसके साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड। पैरानाइट्रोफिनॉल में नहीं बनता है। ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल में नहीं बन रहा होता है हाइड्रोजन आबंध। तो यहां पर आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। दोनों ही, पहला और तीसरा हमारे दोनों ही राइट आंसर होंगे। क्लियर, यहां तक की चीजें सभी को, पहला प्रश्न सभी को क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए। पहले का 51 का फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आदर्श गैस रुद्रोष्म प्रक्रम के अंतर्गत मुक्त प्रसार का सही क्रम क्या होगा। रुद्रोष्म प्रक्रम की बात करी गई और प्रसार की बात कही गई है, यानी कि जो दाब होगा एक्सटर्नल हमारा 0 होगा। ठीक है, तो वर्क डन 0 होगा। अब इसी हिसाब से अगर यहां पर देखो, आप सभी ने एक इक्वेशन पढ़ रखी है Q + W। ठीक, वर्क डन 0 है। ठीक है, किया गया कार्य क्या है, 0 है। तो यहां पर जाहिर सी बात है ये 0 है, वर्क डन 0 है, E 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब डेल्टा T भी 0 होगा, डेल्टा T भी इसके लिए 0 होता है इस कंडीशन में। रुद्रोष्म प्रक्रम आप सभी को पता है क्या होता है। अच्छा, ये जो आपको लाइन है ना, ये आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 142 पे डायरेक्ट ये कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। रुद्रोष्म प्रक्रम के अंतर्गत मुक्त प्रसार में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो इस हिसाब से आंसर क्या सही होगा, आंसर हमारा सही होगा, देखो ऊष्मा 0 होती है। ठीक है, डेल्टा T यानी कि ताप परिवर्तन 0 होगा और वर्क डन भी जो होगा वो 0 होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन मैच करो, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा।
जल्दी से बताओ फटाफट। देखो Q0 इसमें भी है, डेल्टा टी इसमें भी 0, लेकिन वर्क डन गलत दे रखा है। फिर सेकेंड की बात करो तो यहां पर भी ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन है जिसमें ये तीनों ही सही होंगे, ठीक, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, यानी कि 52 का थर्ड वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 53 की बात करें अगर, क्या बोल रहा है यहाँ पर, 53 पढ़ो। m ग्राम पदार्थ वाष्पित होकर एसटीपी पर 11.2 लीटर आयतन घेरता है। ठीक है, कोई पदार्थ है, कितने ग्राम है, m ग्राम है, फिर वो वाष्पित होता है और वाष्पित होकर एसटीपी पर 11.2 लीटर का आयतन घेरता है। तो अभी कह रहा है पदार्थ का घनत्व, वाष्प घनत्व क्या होगा, यानी कि वेपर डेंसिटी की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो वाष्प घनत्व के लिए फॉर्मूला आप सभी को पता है, मॉलिक्यूलर मास बटे क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11.2 लीटर के लिए, ठीक, 2 लीटर के लिए कितने ग्राम है, m ग्राम है। ठीक, एसटीपी पर बात हो रही, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की अगर बात करें तो 22.4 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, m बटे क्या हो जाएगा, m बटे 11.2 गुणे 22.4। तो यहां से आपको मास पता चल जाएगा। देखो ये कितना आ गया, ये 2 हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, 2m पता चल गया। अब ये आपको 2m पता चल गया मास, तो वाष्प घनत्व का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, वाष्प घनत्व बटे 2, अभी अभी आपको बताया था। तो ये कट गया, क्या आया, वाष्प घनत्व m आ गया, यानी कि वेपर डेंसिटी कितनी आ गई, m आ गई। यही आपका राइट आंसर है, यही क्या है, राइट आंसर है। डन, इतना समझ में आ गया सभी को। चलो तो आंसर क्या होगा, ये तो मॉलिक्यूलर मास ही दे दिया, m, सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 54 क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो भाई 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बंद कोण का सही क्रम बताओ। यहाँ पर कुछ आपको यौगिक दे रखे हैं, ठीक, कुछ यौगिक दे रखे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर NH2 माइनस की बात करें, अमोनिया की बात करें और NH4 प्लस की बात करें, तो ये बोल रहा है बंद कोण का सही क्रम। अगर हम इसकी बात करें तो इसका संकरण sp3 है, इसका संकरण भी sp3 है, इसका भी sp3 है, ठीक, लेकिन अगर NH4 प्लस की बात करोगे तो ये मीथेन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मीथेन की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर ये बताओ इसका कोण कितना हो जाएगा, इसका कोण कितना हो जाएगा, 109 डिग्री समथिंग, कुछ 5 मिनट मान लो। ठीक, अमोनिया का आप सभी को पता है, आप लोग पढ़कर आ रहे हो, जल्दी से बताओ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ अमोनिया का, जल्दी से फटाफट बताओ। अमोनिया का 160 डिग्री होता है, सभी को पता है 160 डिग्री होता है, इसका 160 से कम होता है, 160 डिग्री से कम होता है। तो अब बंद कोण का सही क्रम बता दोगे आप लोग, है ना, अब तो पता चल गया, से कम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है, देखो सबसे ज्यादा होगा NH4 प्लस का, ठीक, फिर उससे कम किसका होगा, फिर उससे कम होगा NH2, ठीक, NH2 माइनस का, ठीक, फिर यहां पर देखो NH2 का सिर्फ अमोनिया का होगा, अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का, फिर सबसे कम किसका है, देखो NH2 माइनस का, NH2 माइनस का होगा, ये उल्टे लग गए, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक, क्लियर है। तो अब बताओ सबसे ज्यादा NH4 प्लस का कितना, 109 डिग्री 5 मिनट, फिर अमोनिया का कितना है 160 डिग्री, फिर NH2 माइनस का, ठीक, NH2 माइनस का कितना 160 से भी कम। तो सही क्रम क्या बनकर आया है, ये वाला। अब ये क्रम देख लो ऑप्शन में कहां पर है, ये क्रम ऑप्शन में आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है ना, किस ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में। तो आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, आंसर कौन सा सही होगा 54 का, सेकंड सही हो जाएगा, फिर सेकंड सही हो जाएगा ना, तो यही राइट आंसर है, मार्क कर लो, ठीक, नोट डाउन कर लो फटाफट। क्लियर है यहां तक की चीजें सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
55 क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखो कथन टाइप का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर कथन एक क्या कह रहा है, अधात्विक गुण जो होता है वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ठीक है, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे होते हैं तो जो अधात्विक गुण होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्या होता है, बढ़ता है। तो यानी कि अगर आप आवर्त सारणी देखो कुछ इस तरह से आवर्त सारणी, ठीक, आपको पता है यहाँ पर सारे ही क्या होते हैं, मेटल्स, यानी कि क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय मृदा धातु होते हैं, इधर अधातु होती है। तो जाहिर सी बात है जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हो, ठीक है, कहां से, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, अधात्विक गुण बढ़ रहा है। तो यहां लिख देते हैं अधात्विक गुण बढ़ रहा होता है। ठीक, तो यानी कि कथन एक तो सही है, कथन एक क्या है, ट्रू है। कथन दो क्या कह रहा है, धात्विक गुण समूह में नीचे की ओर जाने से बढ़ता है। अच्छा, जब हम नीचे की ओर जाते हैं समूह में तो धात्विक गुण बढ़ रहा होता है। ठीक है, जब हम समूह की बात करते हैं तो वहां पर धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक, याद रखना ये। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या हो गए, हमारे सही हो गए। ठीक, तो इस हिसाब से सही उत्तर क्या होगा, बताओ जल्दी से। दोनों ही कथन क्या है, सही है। दोनों कथन फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है सही है। ठीक, क्लियर, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। डन, यहां तक की चीजें। 55 का फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 पढ़ो। 56 नंबर का क्वेश्चन देखो, 56 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, अभिक्रिया आपको दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर ये अभिक्रिया दे रखी है, NaBH4 के साथ अभिक्रिया हो रही, क्या बोलते हैं इसे, जल्दी से बताओ। और कुछ उत्पाद मिल रहा है, अभी कह रहे हैं जो उत्पाद है वो बताओ, इन चार ऑप्शन में से क्या होगा, क्या उत्पाद बनेगा। ठीक, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये रिएक्शन कर रहा है इससे। ठीक, अब ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा उत्पाद बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये उत्पाद जो बनेगा हमारा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बंध टूटेगा और यहाँ पर H जुड़ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर H जुड़ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करता है, ये अपचयन करता है। ये क्या करता है, रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन क्या करता है, अपचयन। तो अपचयन में आप सभी को पता है हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर यहां तक की चीज है। ठीक, जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये क्या करेगा, अपचयन करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ठीक है, पहला उत्तर, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 57 नंबर का क्वेश्चन, तो बाकी के ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, 57 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवित प्रकाश को घूर्णन कर देगा। तो इनमें से, इन चार ऑप्शन में से कौन अणु जो होगा वो ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन कर देगा, बताओ जल्दी से क्या होगा, जिसमें सारे ग्रुप जो होंगे सेम होंगे। ठीक है, देखो जिसमें सारे ग्रुप जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, वही होगा, क्योंकि कायरल कार्बन पर हमें वहां पर मिलेगा। ठीक, तो वही जो क्या करेगा, अणु ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप सेम है। ठीक, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, बस ये सेम है, ये सेम है, ये डिफरेंट है। ठीक, ये सेम है ना, तो सेम है तो यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। सेकेंड में अगर देखोगे तो ये सेम है, चारों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए ना, चारों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये सेम है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अगर फोर्थ की बात करो, यहाँ पर ये भी समूह जो है ये भी क्या है, सेम है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, इसकी बात करो तो देखो यहाँ पर सब अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, सब अलग अलग समूह है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है, यहाँ पर कायरल कार्बन पाया जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये अणु ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन कर देगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, थर्ड। 57 का थर्ड वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें सारे जो हमारे समूह है वो सारे ही समूह में जो कंपाउंड में जो समूह लगे हैं चारों क्या है, डिफरेंट हैं, विभिन्न हैं, ठीक, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर यहां तक की चीजें सभी को? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो डन, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 58 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कौन से क्वेश्चन की तरफ? 58। तो 57 का थर्ड ऑप्शन टिक लगा देना। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित समसंरचनात्मक यौगिकों में से जिसकी जालक ऊर्जा सबसे अधिक है वह क्या होगा? बताओ किसकी जालक ऊर्जा सबसे अधिक होगी? आप सभी को पता है जालक ऊर्जा यानी कि लेटिस एनर्जी। तो जालक ऊर्जा क्या होती है, किस पर निर्भर करती है? उनके चार्ज पर। ठीक, इस तरह से लिखे Q1 Q2 और किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? उसके आकार पर, आयन के साइज पर, ठीक है, आकार पर। तो बताओ किसका यहाँ पर, देखो इनका अगर चार्ज देखोगे, इसका +1 इसका -1, इसका +2 इसका -2, इसका +1 इसका -1, इसका +1 इसका -1। तो अगर हम चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होगी। तो सबसे अधिक जालक ऊर्जा पूछा है ना, सबसे अधिक किसकी होगी? जिसका आवेश ज्यादा होगा। तो आवेश किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम वाले का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। डन, क्लियर है ना? देखो सिंपल सी ये चीज याद कर लो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जालक ऊर्जा से पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये ट्रिक याद कर लो, इससे आप आंसर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 59 नंबर का क्वेश्चन। चलो 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, 300 केल्विन और 270 केल्विन पर होती है। अब दर स्थिरांक उसके दे रखे K1 और K2 पाए गए हैं। अब ये कह रहा है क्रमशः, अब आपको क्या बताना है? उनके यहाँ पर K1 K2 के बीच में संबंध बताना है। ठीक, क्या बताना है? इनके बीच में संबंध बताना है 59 में। तो आप क्या करोगे जल्दी से? देखो यहां पर क्या हो रहा है, 270 और 300 केल्विन की अगर बात करें तो हर 10 डिग्री पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इसका दर स्थिरांक है वो दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो इस हिसाब से क्या होगा, अगर हम बात करें पहले 270 केल्विन पर, ठीक, 270 से 280 पहुंचा तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक, 10 डिग्री बढ़ गया। फिर उसके बाद 290 पहुंचा तो यहां पर 10 बढ़ गया। ठीक, क्या बढ़ गया? यहां पर 10 बढ़ गया, यहां पर भी 10 बढ़ गया, यहां पर 10। अब ये जो 10 बढ़ा है इस पे हर बार दर स्थिरांक कितनी हो रही? 2, दुगनी। क्या हो जा रही है? दुगनी हो जा रही है। क्या है? दर स्थिरांक दुगनी हो जा रही। यहां पर भी बढ़ा तो 300 केल्विन हुआ, तो यहां पर कितनी हो गई? फिर से दुगनी हो गई, फिर से दुगनी हो गई। ठीक, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इससे? तो हमें क्या पता चला? दर स्थिरांक क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर n 2 की पावर 3 हो गया। ठीक, तो ये क्या आ गया? 8 आ गया, 8 आ गया ना। अब जब K1 K2 के बीच में आप संबंध देखोगे तो K1 इज इक्वल्स टू 8 K2। तो यहां से K2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, क्या हो जाएगी? K2 की वैल्यू K1/8, K1/8। यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लो फटाफट। देखो दर स्थिरांक क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है ना। तो 2 की पावर 3 3 बार हुआ। ठीक, 3 बार में तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब इनके बीच में संबंध जो आया है वो क्या आया है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट इसे जल्दी से। K2 की वैल्यू आ गई K1/8। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 60 नंबर का क्वेश्चन भी कथन वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 2 कथन आपको दे रखे हैं। पहला कथन कह रहा है जो SN2 अभिक्रिया होती है उसमें जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो क्या होता है? प्राथमिक हैलाइड का सबसे ज्यादा, ठीक है,
फिर द्वितीयक हैलाइड और फिर तृतीयक हैलाइड। ठीक, ये लाइन आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज जो है SN2 अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता का क्रम जब आप देखोगे तो प्राथमिक हैलाइड, देन द्वितीयक हैलाइड, तब तृतीयक हैलाइड। तो ये आपको एनसीईआरटी में एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ये कथन क्या है, राइट है। ये कथन क्या है, राइट है। क्लियर, डन। अच्छा, सेकंड वाला क्या कह रहा है, CH3F जो है इसका द्विध्रुव आघूर्ण CH3Cl से ज्यादा होता है। नहीं, देखो यहां पर एक डिफरेंस आता है, फ्लोरीन का आकार बहुत कम है। ठीक है, क्लोरीन के मुकाबले तो क्लोरीन का आकार कितना है, इससे ज्यादा है, तो आकार से यहाँ पर प्रभाव बहुत पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3Cl का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो ज्यादा होगा, ना कि CH3F का ज्यादा होगा। ठीक है, ना कि किसका ज्यादा होगा, CH3F का ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर। तो ये कथन क्या हो गया फिर उस हिसाब से, ये कथन तो गलत हो गया। फर्स्ट वाला सही है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत हो गया। ठीक है, आकार की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक, यहां पर लिख देते हैं साइज। क्लियर, चलो, तो यानी कि फर्स्ट सही, सेकंड वाला गलत। तो पहला कथन दूसरा दोनों गलत कह रहा है, गलत। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। सेकंड ऑप्शन ये हमारा राइट ऑप्शन मिल गया। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61 देखो, 61 क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इजी है, बहुत बार भी पूछा जाता है, बहुत थोड़ा सा लॉजिकल भी है। अब देखो कह रहा है BF3 और NF3 दोनों सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, ये कह रहा है BF3 अध्रुवीय यौगिक है तथा NF3 कैसा है, जो है वो ध्रुवीय है। इसका कारण क्या है, इसका कारण उसके साइज है, और साइज को कौन इफेक्ट कर रहा है, उसका लोन पेयर। अगर हम यहाँ पर बात करें NF3 की, तो यहाँ पर इसके लोन पेयर की वजह से ऐसा हो रहा है। अब लोन पेयर की वजह से ऐसा हो रहा है तो रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से आकार में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, आकार में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें लोन पेयर होगा ना, तो इसकी वजह से इसका आकार जो होता है NF3 का आकार पिरामिडीय हो जाता है, पिरामिडीय। ठीक है, और BF3 का जो आकार होता है, ठीक, BF3 का, इसका आकार समतलीय होता है। ठीक है, कैसा होता है, समतलीय होता है। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, समतलीय। ठीक है, तो आंसर बताओ यहां पर। ये देखो, ये छोटा सा लिखा है तो इसको बड़ा लिख दो, BF3। डन, BF3 समतलीय है परंतु NF3 पिरामिडी आकार का होता है। तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। 62 की तरफ बढ़ा जाए भाई। चलो 62 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन बताना है। आपको एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें C2H4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, C2H6 बना रहा है। जहां पर आपको प्रत्येक बंध की बंध ऊर्जा दे रखी है। अगर हम H2 की बात करें, देखो H2 जो बन रहा होगा वो इस तरह से बन रहा होगा। ठीक, इसकी ऊर्जा क्या दे रखी है, देखो H बंध, एकल बंध 103। ठीक है, अगर हम C2H4 की बात करें तो C2H4 कैसे बन रहा होता है, इस तरह से ही तो बन रहा होता है C2H4, सभी को पता है इतना तो। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखोगे कार्बन और कार्बन के मध्य में द्विबंध है। ठीक, तो कार्बन और कार्बन के मध्य जो द्विबंध है उसका मान बंध ऊर्जा का क्या दे रखा है, 145 दे रखा है, किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक, और अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध की बात करें तो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 और 4 है, यानी कि 99 एक का है, एक का 99 है तो 4 के कितने होंगे, फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब ये बात तो हो गई आपकी किसकी बात हो गई है, अभिकारक की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई, ये हमारे अभिकारक है, रिएक्टेंट्स हैं। क्या है ये, रिएक्टेंट्स हैं। अगर हम उत्पाद साइड की बात करें तो उत्पाद क्या बन रहा है, C2H6 आप सभी जानते हो, इसकी संरचना इस तरह से होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है एकल बंध है। ठीक, अब ये जो एकल बंध है वो कितने हैं, 1 2 3
4 5 6, यानी कि 1 का 99 है तो 6 के कितने होंगे ये फाइंड आउट कर लेना। कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध है जिसकी बंध ऊर्जा कितनी दे रखी है 80 दे रखी है, तो इसकी 80 दे रखी है। अब देखो, अब आपके मन में चल रहा होगा ये क्यों बताया है ना, ये इसलिए बताया कि जब हम इंथैल्पी परिवर्तन फाइंड आउट करते हैं बंध ऊर्जा के लिए तो आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। कौन सा फॉर्मूला जल्दी से बताओ, फॉर्मूला पढ़ रखा है सभी ने, क्या पढ़ा है? जब हम बंध ऊर्जा फाइंड करते हैं तो क्या होता है, समेशन ऑफ बंध ऊर्जा, अगर हम इस तरह से BE लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक, किसकी, रिएक्टेंट्स की, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट्स की। ठीक, ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो, ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन निकालने के लिए। तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, रिएक्टेंट्स के साइड जितने भी बंध ऊर्जा है उससे सॉल्व करना है, उसे लिख लेना है। प्रोडक्ट के साइड यानी कि उत्पाद के साइड जो भी बंध ऊर्जा है उसे लिख लेना है। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखो किस तरह से कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले बताओ यहाँ पर कौन है, H और H, H के बीच में कौन सा बंध है, H और H के बीच में बंध ऊर्जा कितनी है 103, ठीक, प्लस फिर क्या है C2H4, C2H4 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक तो है 145, ठीक, और 4 CH बंध है, 4 क्या है CH बंध है। तो यहाँ पर अगर हम इसे लिखें 99 गुणे 4, वहां पर देखो लिखा है ना 99 गुणे 4, तो ये क्या बन गया आपका, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये क्या बन गया आपका अभिकारक के साइड, माइनस प्रोडक्ट की, उत्पाद के साइड की अगर बात करो तो C और C के बंध बीच में कितने बंध ऊर्जा है 80, प्लस ये कितने हैं 6, तो 99 गुणे 6, ठीक है, समझ आया, 99 गुणे 6। अब जब आप इन्हें फाइंड आउट करोगे तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल क्या है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन करोगे, इन्हें ऐड करोगे, इसे भी मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यूज आपको मिल रही होंगी वो मिलेगी 644 माइनस 674, ठीक है, ये मिलेगी। माइनस करो कितना आ गया 30 आ गया, माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ा चिन्ह इसके साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ, तो माइनस, ठीक, तो माइनस का 30 किलो कैलोरी मोल इनवर्स आएगा, ठीक है, मोल इनवर्स 1। क्लियर, समझ में आया, फॉर्मूला याद रख लो, ये इसे हाईलाइट कर लो, अब सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस वजह से ही ये वैल्यूज बताई थी जिससे आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 63 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए भाई, यहां तक की चीजें क्लियर है ना। तो ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस में -30 कहां पर है, थर्ड ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन राइट हो गया, है ना। तो थर्ड ऑप्शन 62 का राइट होगा। 63 की अगर हम बात करें, चलो 63 क्या कह रहा है, ठीक है, 63 में अभिक्रिया दे रखी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 170 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया हो रही है। तो पूछा गया मुख्य उत्पाद क्या होगा, तो इसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 64 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बेंजीन दे रखा है, ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, CuCl2 के साथ हो रही है बेंजीन की अभिक्रिया। अब देखो जब बेंजीन की अभिक्रिया CuCl के साथ हो रही है तो ये क्या बनाता है, सबसे पहले देखो C6H6 प्लस CuCl2, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं इस तरह से, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, ये बना लेता है C6H5CuCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड बन जाता है। अब इसका क्या कह रहा है, जल अपघटन कराओ, यहां पर देखो X मिल गया यानी कि ये X है। अब इसका फिर से अभिक्रिया हुई, फिर से इसकी अभिक्रिया हुई, तो जब कोई एसिड क्लोराइड हमारा होगा वो लवण बना लेता है किसका, अम्ल का। तो यहाँ पर C6H5COOH बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, Y हो गया, ठीक है, ये X है ये Y है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, फटाफट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पर,
ये कह रहा है अभिक्रिया में y और x बताओ। अब देखो यहाँ पर जब हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं तो हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, ठीक। अभिक्रिया हो गई है तो अब आपको पता चल गया कि भाई आपने देखा ये x है ये y है, अब जहां पर आप देखोगे सबसे पहले ये वही आंसर मार्क कर दोगे। नहीं, क्वेश्चन ने उल्टा पूछ लिया है, घुमाकर। क्या पूछा है? y और x बताओ। तो सबसे पहले आपको y देखना है। y क्या है? C6H5COOH, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा हमारा C6H5COCl, ठीक। तो जो ये ऑप्शन फॉलो कर रहा होगा वही आंसर राइट होगा। इस हिसाब से आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंड, फर्स्ट वन हमारा आंसर सही हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे? सेकेंड लगा देंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है ये x है ये y है ना, तो आपको लग रहा है ये x ये y, आंसर सही हो गया। नहीं, y और x पूछा है तो y ये है, ठीक है, और ये x है। डन, इतनी चीजें। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। डन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई? 64 तक के क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी को? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ में आ रही है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ऑप्शन तो टिक लगा ही चुके हैं आप लोग, ठीक है। 64 का फर्स्ट। नेक्स्ट 65 क्या कह रहा है? ये निम्नलिखित में से किस संकर आयन के पास सबसे अधिक अनुचुंबकीय गुण है? अनुचुंबकीय गुण से क्या तात्पर्य है? अनुचुंबकीय गुण क्या होता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, यानी कि क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, है ना। क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हो मैक्सिमम, जिसमें होंगे वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम देखो, सबसे पहली चीज, अगर जहां जहां पर अमोनिया, जल और NO होता है तो वहां पर हम सबको 0 मान लेते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, ये +3, यहाँ पर +4 और ये क्या हो जाएगा? +3। अब देखो, जब इनका आप कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, जब विन्यास बना रहे होगे, ठीक है, जब इनका विन्यास बना रहे होगे तो आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट मिलेगा। यहाँ पर ही आपको सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। डन, इतनी चीजें सभी को क्लियर है यहां तक की चीजें? चलो आगे बढ़े। तो फोर्थ ऑप्शन 65 का राइट है, ठीक है। 65 का फोर्थ ऑप्शन राइट है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दो कथन दे रखे हैं। एक कथन क्या कह रहा है? कैनिजारो अभिक्रिया में, ठीक, पढ़ो कथन, ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल देता है। ध्यान से पढ़ना। फिर कह रहा है जबकि दूसरा अपचयित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देता है, ठीक। अब देखो, पढ़ने में तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत माइनर सी एक मिस्टेक है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो गलत कैसे होगा, बताओ गलत कैसे होगा? देखो यहाँ पर क्या होता है, कैनिजारो अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड है उसका एक अणु ऑक्सीकृत नहीं, अपचयित होकर क्या देता है? अल्कोहल देता है। अपचयित होकर क्या देता है? अल्कोहल देता है, ठीक। अगर यहाँ पर हम बात करें दूसरा क्या करता है? दूसरा अपचयित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देता है, दूसरा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला कथन गलत है। नेक्स्ट दूसरा कथन क्या कह रहा है? देखो, कार्बल एमीन की अगर हम बात करें, जो अभिक्रिया में एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनाते हैं? आइसोसाइनाइड बनाता है। ऐसा नहीं है। अगर हम कार्बल एमीन की बात करें, कार्बल एमीन अभिक्रिया की बात करें जिसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिक प्राथमिक, जो हमारे यहाँ पर जो प्राथमिक हमारे अमीन है उनके साथ मिलकर क्या बनाता है? इस अभिक्रिया के साथ मिलकर क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड बनाता है, ना कि द्वितीयक और तृतीयक पर निर्भर करता है, ठीक, सिर्फ प्राथमिक पर। डन, क्लियर यहां तक की चीजें? तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बताओ फिर,
दोनों ही गलत है, ये भी गलत है। तो कथन 1 और 2 दोनों गलत है। पहला ही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ा जाए। चलो देखो क्या कह रहा है 67 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंथेनाइड आयन के लिए प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या हो गया, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, देखो यहां पर क्या होगा, इसका जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ठीक है, 4f14, देखो ये ज़ेनॉन 4f14 और क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6s2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो यही जो होगा, इन चारों के अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर यही जो होगा वो क्या होगा, युग्मित होंगे, इसमें ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मित होंगे। ठीक, तो इस हिसाब से क्या हो गया, आंसर सेकेंड राइट हो गया। क्या पूछा गया था, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को आपको पता ही है क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डन, क्लियर हो गया ये आंसर। चलो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कौन से विकल्प में सही आईयूपीएसी नाम दिया गया है। तो अगर हम इन सबके आईयूपीएसी नाम बताएंगे तो इस हिसाब से आंसर जो होगा वो फर्स्ट आएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक, कैसे, आप सबके स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे सही स्ट्रक्चर इसी का ही होगा। ठीक है, 68 इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है, हेप्टेन है, 7 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक, अब वहां पर क्या करोगे, तीसरे कार्बन पर एथिल और चौथे कार्बन पर 2 मैथिल समूह जुड़ जाएंगे, तो यही हमारा सही नामकरण होगा। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 68 हो गया, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 69 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 69 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है मान लीजिए तत्व x और y मिलकर 2 यौगिक बनाते हैं। ठीक, एक बना रहा है XY2 और दूसरा बना रहा है X3Y2। ठीक, ये कह रहा है यदि XY2 के 0.1 मोल का भार इतना है, तो यानी कि 0.1 मोल और इसका भार कितना दे रखा है यहाँ पर 10 ग्राम। ठीक, ये XY2 के लिए है। अब ये कह रहा है XY3 के 0.05 मोल का भार कितना है, 9 ग्राम है, यानी कि 0.05 बटे 9। ठीक, ये क्या दे रखा है, इसका भार दे रखा है। अब यहाँ पर बोल रहा है तो क्रमशः x व y का परमाणु भार क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी ये दोनों। ठीक, ये दोनों इक्वेशन बन जाएगी, पहले इसे हल करो अगर, तो ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा। ठीक, इसको और इजी करने के लिए, ठीक है, इसको और इजी करने के लिए डन। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, x प्लस y2। ठीक, x प्लस क्या बना है, x प्लस y, x प्लस y। ठीक, क्लियर है, पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे x प्लस 2y, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y2 है ना, तो यहाँ पर 2y कितना है, इसका मान कितना दे रखा है, अभी हम लोग ने देखा 100। ठीक, और दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x3y2 यानी कि 3x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y, इसका क्या आया है 180। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट, माइनस ये कट गया, ये कितना बचा 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 80, यहां पर भी माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो हमें x का मान पता चल गया कितना है, 40 है। अब किसी भी इक्वेशन में उठाकर रख दो, इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी। ठीक, पहले वाले इक्वेशन में रखना है, रख दो y का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 40 आ गया, y का कैसे निकालोगे, पहले वाले समीकरण में लिखो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100 है। ठीक, x का मान पता है कितना है, 40 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100, तो यहाँ पर डायरेक्टली पता चल गया 2y इज इक्वल्स टू 100 में से 40 गए 60। ठीक, 60 है, अब जाहिर सी बात है y बराबर कितना हो गया, 60 बटे 2 यानी कि 30, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर आपके लिए 40, x का मान कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, और y का मान अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है
30 है, ये 80 नहीं है, 30 है, ठीक है, 30 है, तो ये 30 हो गया, ठीक है, डन। इतनी चीजें क्लियर है। तो यहां पर इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक्स और वाई का मान पूछा है ना, तो 40 और 30, 40 और 30 आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही 40 और 30 आपको प्राप्त हो जाता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है। चलो बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 70 नंबर का क्वेश्चन। अब हमारे 5 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चंस और बच रहे हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो क्या है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से राउल्ट नियम के अनुसार धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, CHCl3 और यहाँ पर C2H5, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट 70 के बाद 71 क्या कह रहा है, Na2 माइनस और NO3 माइनस के भूरे वाले परीक्षण में संकर आयन बनता है, उसका सूत्र क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। जब आप भूरे कलर की रिंग बना रहे होते हो, ये परीक्षण कर रहे होते हो, तो वही कह रहा है कि कौन सा आयन बनता है जिसकी वजह से ये हो रहा होता है, तो वही पूछा गया आपसे। तो आपको क्या करना है, इसका सूत्र एकदम रट लो, ये वाइवा में भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछे जाते हैं, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक। तो आपके लिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन मार्क कर लो, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, डन, समझ में आया। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक अभिक्रिया 50% 2 घंटे में और 75% 4 घंटे में पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है। अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, T 3/4 इज इक्वल्स टू 2T 1/2, ठीक, ये आप सबने पढ़ रखा है। तो यहां से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए होता है ये कोटि 1 हो जाएगी, ठीक, अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगी, डन, क्लियर है। चलो 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 धातुएं XYZ दे रखी हैं जिनके लिए मानक इलेक्ट्रोड क्षमता क्या दे रखी है, देखो यहां पर लिखते हैं X के लिए दे रखी है -1.2 वोल्ट, ठीक है, Y के लिए दे रखी है ये, Y के लिए कितनी दे रखी है, प्लस का 0.5 वोल्ट और Z के लिए दे रखी है -3.0 वोल्ट। अब ये कह रहा है धातु की ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात हो रही है। तो ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है वो पॉजिटिव जितना जो होगा धनात्मक होगा उस पर निर्भर करती है, यानी कि अगर हम यहां पर लिखें ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता, ठीक है, तो ये निर्भर करती है किस पर, पॉजिटिव, सबसे ज्यादा धनात्मक जो होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसी का अगर हम उल्टा करें, अब चेन की बात करें तो निगेटिव के लिए होगी, तो इस हिसाब से जो पॉजिटिव है उसकी ज्यादा हुई, ठीक, वाई की ज्यादा हुई। फिर बताओ कम निगेटिव ये है, एक्स की हुई, उससे ज्यादा निगेटिव है यानी कि तो सबसे पीछे जाएगा यानी कि जेड। तो यही हमारा सही क्रम आएगा, मानक इलेक्ट्रोड क्षमता के अनुसार जो ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम होगा वो ये होगा, वाई की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर एक्स की होगी, फिर जेड की होगी सबसे कम, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो कौन सा मैच हो रहा है, हमारा आंसर सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, डन। यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं, सभी को क्लियर हो रही हैं चीजें। अच्छा, अब हमारे 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, फटाफट उन्हें भी कर लेते हैं, 74 और 75, ठीक है। चलो 74 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर ZR, ठीक, और यहाँ पर HF, जिनके यहाँ पर परमाणु क्रमांक दे रखे हैं 40 और 72, ये कह रहा है समान परमाणविक और आयनिक त्रिज्या रखता है, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन क्या है ये बताना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, आपने एक टर्म पढ़ा होगा लेंथेनाइड संकुचन, जिसे हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, है ना, पढ़ रखा है सभी ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, इसकी अगर हम त्रिज्या की बात करें तो इसकी होती है 159 पिकोमीटर
और इसकी होती है 161 पिकोमीटर, जो कि क्या होती है, ऑलमोस्ट समान होती है। इसका रीजन ये होता है कि यहां पर लेंथेनाइड संकुचन हो जाता है। लेंथेनाइड क्या हो जाता है, लेंथेनाइड संकुचन की वजह से परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या समान रखते हैं। ठीक है, डन, यहां तक की चीजें। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, 4th ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2p कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। अगर हम p कक्षक की बात करें तो p कक्षक आप सभी को पता है, px py pz ये होता है इस तरह से। यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या की अगर बात करें तो 2py बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वांटम संख्या समान है, तो यहाँ पर इनकी 2px 2py 2pz इनकी ऊर्जाएं भी समान होंगी। ठीक है, तो 2py की ऊर्जा किसके समान होगी, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2px और 2pz के समान होगी। ठीक है, किसके समान होगी, 2px और 2pz के समान होगी। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। समझ में आ गया यहां तक का, यानी कि 75 तक के हमारे क्वेश्चन जो है उनका डिस्कशन डन। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि 76 से 100 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको उपेंद्र सर करवाने वाले हैं। तो अभी किसी को जाना नहीं है, अभी यहीं रुकना है, आगे का पेपर डिस्कशन अभी बाकी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं ये फेस्टी टेस्ट, क्या बोलेंगे आप लोग, 11th का। ठीक है ना, हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। 51 to 75 क्वेश्चन सिद्धा मैम ने किया है, 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन मैं करूँगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए पेपर कैसा रहा आप लोगों का। पेपर तो बहुत अच्छा हुआ होगा आप लोगों का, क्योंकि देखिए जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन आपके एफएसटी में रखे गए हैं। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं हम लोग हैं 76 क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक 111 का आधिकारिक आईपीएसी नेम है। क्या होगा आपका आधिकारिक आईपीएसी नेम क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं 111 वाले का पूछा गया आपसे है, तो 110 वाले का क्या होता है, ये डर्मेस्टेंडियम होता है। तो 111 वाले का क्या होगा आपका, क्या बोलेंगे हम लोग, रोनटेंजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोनटेंजियम बोल देंगे। और 112 वाले क्या होता है, कॉपरनीशियम होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका क्या, 111 वाले का पूछा गया है, तो 111 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रोनटेंजियम। क्या बोलते हैं हम लोग, रोनटेंजियम बोलते हैं। ठीक है ना, बोलिए आप लोग। तो 111 वाले क्या बोलेंगे, रोनटेंजियम होता है। और लिबरमोरियम कौन से एटॉमिक नंबर का होता है, परमाणु क्रमांक कौन सा होता है लिबरमोरियम का, बता सकते हैं आप लोग। लिबरमोरियम की बात करेंगे तो कितना होता है आपका, 116 होता है, 116 वाले का होता है। ऑर्गेनेशन की बात करेंगे तो कितना होता है, 1118 का होता है। रोनटेंजियम की बात करेंगे तो कितना होता है, 111 होता है। और फ्लोरोबियम की बात करेंगे तो देखो कैसे हम लोग याद करते थे, कहें शिवजी सुनो पार्वती फ्लावर लाओ, तो कितना होगा आपका, 114 वाले का हो जाएगा। तो फ्लोरोबियम की बात करेंगे तो कितना होगा, 114 वाले का। तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है, 111 वाले का, तो 111 वाले कौन सा हो जाएगा आपका, रोनटेंजियम हो जाएगा। तो 76 का क्या होगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन आपका आया हुआ है नीट के एग्जाम में, आपसे पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा गया था उसमें कौन सा इनकरेक्ट मैचिंग होगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हम लोग हैं 77 क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या दिया आपका, वाई ग्राम अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जिसका परमाणु भार यम है 250 ग्राम बेंजीन में विलेय है। बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है ना, केबी है, वो क्वथनांक में उन्नयन हो गया। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, आई इंटू स्मॉल एम इंटू क्या होगा आपका, केबी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा आपसे, अवाष्पशील कार्बनिक यौगिक है, तो अगर अवाष्पशील कार्बनिक यौगिक है तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बताइए 1 हो जाएगी। अब देखिए
तो अगर 1 हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल्टी होती है। तो मोलल्टा क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ क्या बोलेंगे, सल्यूट, विलेय के भार, वेट ऑफ सल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसके लिए, सल्यूट के लिए, और इनटू 1 अपान क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट किसका, सॉल्वेंट के लिए, मतलब विलायक के लिए, इन केजी की बात करेंगे, इन किस में होगा आपका, केजी में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहीं पे, तो अगर बात करें क्या, अगर केजी में हम लोग हटाएं, देखो क्या दिया, क्या दिया, ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम को अगर मान लीजिए हम लोग क्या करें, तो यहाँ हमको क्या 250 ग्राम दिया हुआ, तो इसको हम लोग कैसे कर दें, 1 इंटू, देखिए वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया, देखिए यहाँ पे वेट ऑफ सल्यूट वाई दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया आपकी, वाई दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इसका परमाणु भार कैपिटल एम दिया हुआ है, इनटू देखो दिया हुआ आपका 250 ग्राम बेंजीन में विलेय है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, 250 ग्राम, और एक क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है आपका, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1000 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट दीजिए तो कितनी बार आएगा, 4 बार। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 सॉरी क्या होगा आपका, 4 इंटू वाई अपान क्या हो जाएगा आपका, यम। अच्छा 4 इंटू वाई अपान यम। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या के बी दिया हुआ है, इंटू क्या लिख देंगे हम लोग, के बी, क्योंकि के बी की वैल्यू दिया ही नहीं है, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे के बी लिख देंगे। तो देखिए क्या होगा आपका 4 इंटू वाई अपान यम इंटू क्या होगा आपका के बी। तो देख लीजिए कौन सा दिया आपका, 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई इंटू के बी अपान क्या हो जाएगा आपका, यम हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, यही एक आंसर है, सेकेंड इज क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हम लोग हैं 78 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है, संकर यौगिक COEN2Cl2Cl का संभावित समावयव होंगे। तो देखिए हम लोग इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर क्या दिया, देखो यहाँ पे EN क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो 2 2 जा 4 और 2 कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक पूछेगा तो कितना आएगा आपका प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पूछा गया संभावित समावयवता कितने होंगे, तो याद रखिए कौन कौन सा होगा आपका, इसका सिस फॉर्म बन जाएगा, सिस फॉर्म ही बनेगा, और क्या बनेगा आपका ट्रांसफॉर्म बनेगा। और इसी का ट्रांसफॉर्म का क्या होगा आपका सिमेट्रिकली होता है, सिमेट्रिकली जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है आपका, इनएक्टिव होता है कि एक्टिव होता है, बोलिए आप लोग। तो जब ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और जो सिस फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे सिस फॉर्म बनेगा, ट्रांसफॉर्म बनेगा, और कौन सा बनेगा आपका मीजो फॉर्म बनेगा, कौन सा बनेगा आपका मीजो फॉर्म बन जाएगा। और जो ये ट्रांसफॉर्म बनेगा वो क्या होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली क्या होगा आपका इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और सिस फॉर्म क्या होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो पूछा गया है कितने संभावित समय बनेंगे, तो 1 2 और क्या बनेगा आपका 3 हो जाएगा। तो सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 78 का आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। बोलिए आप लोग, कोई दिक्कत आप लोगों को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। 79 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्न क्रमागत अभिक्रिया में उत्पाद C होगा। तो देखिए एसिटिलीन की जब रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे 30% H2SO4 एंड HgSO4 के साथ, तो A बन रहा है, A को डाइल्यूट यानी OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो B बनेगा, और B को अगर हम लोग हीट करें तो क्या बनेगा C। तो पूछ रहा है C क्या बनेगा। सबसे पहले बताइए एसिटिलीन को अगर हम लोग 30% H2SO4 या फिर हम लोग बोलेंगे HgSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका A क्या बन जाएगा आपका CH3CHO एसिटिल्डिहाइड हो जाएगा। और यहां देखिए डाइल्यूट NaOH दिया हुआ है, इससे मतलब क्या होगा आपका, क्या होगा आपका एल्डाल कंडेंसेशन होगा। क्या होगा आपका एल्डाल कंडेंसेशन होगा, और एल्डाल कंडेंसेशन होगा तो इसका मतलब 2 मोल इसके लेने पड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा आपका CH3CHOH
यहाँ पे बनेगा आपका CH2 और क्या हो जाएगा आपका CHO। अब जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा OH और यहाँ से गैस निकल जाएगा, तो C क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका CHO। तो पूछ रहा है C क्या बनेगा, B तो आपका A बन गया, और क्या पूछ रहा है आपका C क्या बनेगा। देखिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और क्या बन जाएगा CHO। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड 79 का क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं, इसका पूछ रहा है IPAC नाम क्या होगा। तो IPAC नाम दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं CH3NH2। तो देखिए अगर 2 है तो क्या बोलेंगे हम लोग बताइए। देखिए सबसे पहले लेकिन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे CuCl2 दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे डाई क्लोरो हो जाएगा। डाई क्लोरो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं 20, क्या बोलेंगे मेथिल एमीन। देखो यहाँ पे क्या है मेथिल एमीन, और क्या होगा आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आएगा सेकेंड आएगा, तो क्या लिख देंगे हम लोग सेकेंड लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा आपका डाई क्लोरो 20 मेथिल एमीन कॉपर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 80 का सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 81 की। देखिए 81 में क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया के लिए ये अभिक्रिया दी हुई है, पूछ रहा है Kc की वैल्यू दिया हुआ है देखिए, और R की वैल्यू भी दिया हुआ है। पूछ रहा है 184 डिग्री सेल्सियस पर Kp और Kc की में तुलना करने पर पाया जाता है कि ये क्या होगा Kp का मान Kc से अधिक होगा, Kp का मान Kc से कम होगा, Kp इज इक्वल टू Kc होगा, Kp का मान Kc से अधिक कम अथवा बराबर होगा, यह गैस के कुल दाब पर निर्भर करेगा। आइए देखते हैं। देखिए हम लोग निकालते हैं हम लोग क्या डेल्टा Ng की वैल्यू हम निकाले हम लोग, तो डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पे क्या है सब गैसियस है, इसका मतलब डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका देखो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 3 माइनस क्या होगा आपका 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या Kp इज इक्वल टू क्या होगा आपका Kc RT की पावर क्या होगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 1 होगा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या Kp इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका Kc हो जाएगा। और अगर Kp ग्रेटर देन Kc होगा इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, अगर Kp ग्रेटर देन Kc होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ Kp का मान Kc से क्या होगा आपका अधिक हो जाएगा। Kp का मान Kc से क्या होगा आपका अधिक हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 81 का फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ आपका निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में निम्नतम पीएच देगा। तो देखिए यहां पर KCl दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है, Na2CO3 दिया हुआ है, CuSO4 दिया हुआ है। पूछा गया है क्या न्यूनतम पीएच कौन देगा। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट है, हम लोग बोल सकते हैं क्या क्या बोल सकते हैं स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या अगर आपका पीएच की वैल्यू क्या होगी आपके 7 हो जाएगी। यहाँ देखिए भी साल्ट ही है तो पीएच क्या होगा आपका क्या होगा आपका यहाँ पे क्या होगा आपका पीएच सेम हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या NaOH CO3 तो Na2CO3 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे तो देखो NaOH तो पीएच की वैल्यू क्या होगी 7 से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि साल्ट हो क्या बोलेंगे बेसिक साल्ट हो जाएगा। यहाँ CuSO4 है कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो यही क्या होगा आपका इसका न्यूनतम पीएच बोल सकते हैं क्या यहीं पे। यहाँ याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा KCl की बात करें तो KCl होगा क्या स्ट्रांग एसिड प्लस क्या होगा आपका स्ट्रांग बेस हो जाएगा, और जब स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस होता है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बताइए पीएच इज इक्वल टू क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए NaCl तो क्या बोलेंगे स्ट्रांग बेस है और क्या आएगा आपका स्ट्रांग एसिड है, इसका भी पीएच क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए Na2CO3 दिया हुआ तो क्या दिया आपका स्ट्रांग बेस है और क्या है आपका वीक एसिड है, स्ट्रांग बेस है और वीक एसिड है, और जब स्ट्रांग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू क्या होगी आपका दिया हुआ है
क्या होगा आपका 10 से क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा है न्यूनतम पीएच किसका होगा, तो यहाँ देखिए CuSO4 की बात करेंगे तो CuSO4 आपका होता है वीक एसिड और क्या दे देगा आपका स्ट्रांग, क्या बोलेंगे सॉरी वीक बेस स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। तो देखिए अगर वीक बेस और प्लस स्ट्रांग एसिड हो जाएगा तो अगर वीक बेस स्ट्रांग एसिड है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी बताइए, मोर देन 7 होगी कि लेस देन 7 होगी, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी आपकी लेस देन क्या हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी। 7 से क्या होगी आपकी कम हो जाएगी। जब 7 से कम हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा आपका न्यूनतम हो जाएगा, और न्यूनतम किसका होगा आपका कॉपर सल्फेट का हो जाएगा, CuSO4 का हो जाएगा। ठीक है, बोलिए चलिए 82 की बात सॉरी 83 की बात करें हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें निम्नलिखित में से सबसे कम अस्थायी कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन की बात किया गया है। तो देखिए यहाँ पे बात करें हम लोग क्या OCH3 यहाँ पे दिया हुआ है, OCH3 यहाँ दिया है, OCH3 यहाँ दिया है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, सब में क्या है एक तो कॉमन हो गया। यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस यम हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका माइनस आई, यहाँ क्या होगा आपका प्लस यम हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका माइनस आई हो जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका माइनस आई होगा। हम जानते हैं कम अस्थायी कार्बन आयन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पास में है तो देखो यहाँ प्लस एम है तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस आई है तो माइनस आई की वजह से क्या होगा थोड़ा सा क्या करेगा ये बढ़ा देगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को, लेकिन ये दूर है तो यहाँ पे देखो प्लस एम लग रहा है माइनस आई लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका दूर है, दूर होने की वजह से क्या बोलेंगे कार्बन आयन क्या करेगा इसका कम हो जाएगा, और कार्बन आयन अगर कम हो गया प्लस एम की वजह से तो यही क्या होगा आपका न्यूनतम क्या होगा आपका कम अस्थायी कार्बन आयन होगा। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए इसका आर्डर पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सा सबसे बताइए किसका कार्बन आयन सब क्या बोलेंगे सबसे कम होगा और किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, बताइए याद रखिएगा। यहां देखो सी की बात, सी क्या इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो सी का तो सबसे क्या होगा आपका ज्यादा हो गया। सी के बाद कौन सा आएगा बताइए, सी के बाद देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है तो क्या होगा सी के बाद क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए के बाद कौन सा होगा आपका बी हो जाएगा, और बी के बाद कौन सा आएगा आपका सी हो जाएगा, सॉरी बी के बाद कौन सा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं क्या सबसे कम किसका होगा कार्बन आयन डी का और सबसे ज्यादा किसका होगा आपका सी का हो जाएगा। ठीक है, देखिए 84 की बात करते हैं तो देखिए क्या दिया 0.1 मोलरिटी H3BO3 के 20 मिलीलीटर के बिलियन को पूर्ण उदासीन करने के लिए 40 मिलीलीटर यक्स मोल NaOH बिलियन की आवश्यकता होती है, यक्स का मान होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। चलिए हम लोग बात करें दो कौन से कंपाउंड दिए हुए हैं, H3BO3 है और दूसरा क्या दिया हुआ आपका है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहां पे दिया हुआ है क्या, हम लोग बोले यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मोलरिटी दिया है वॉल्यूम दिया है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या M1V1 इज इक्वल टू बोलते क्या N2M2 और क्या हो जाएगा आपका V2 हो जाए। तो यहाँ पे देखो N1 की वैल्यू क्या होगा, H3BO3 है तो यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 1 हो जाएगी। M1 की वैल्यू क्या दिया है 0.1 दिया है, V1 की वैल्यू कितना दिया है इंटू 20 दे दिया है, इज इक्वल टू N2 की वैल्यू सर यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा तो 1 हो जाएगा। M2 क्या दिया आपसे M दिया हुआ है कैपिटल M, और V2 की वैल्यू कितना दिया है 40, तो काट दीजिए 22 जा कितना होगा आपका 40 हो जाएगा। यहाँ बात करें हम लोग M इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0.1 अपान कितना होगा 2, हम लोग ये बोल सकते हैं क्या 1/20 हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 0.0 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो क्या सा आंसर आएगा आपका
0.05 मीन्स क्या होगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मोलरिटी की वैल्यू कितनी होगी 0.05 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए आइए 85 क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिक्रिया दिया हुआ A2G B2G 2ABG का श्याम स्थिरांक किस कारण परिवर्तित होगा। देखिए दिया हुआ आपका कुल दाब पे A2 एंड B2 की मात्रा पर, ताप पर और उत्प्रेरक पर। तो हम जानते हैं उत्प्रेरक क्या होता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है या घटाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है किस ताप में परिवर्तित होगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट टू कहा जाएगा प्रोडक्ट में, और फिर अगर प्रोडक्ट की साइड में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कहा जाएगा पर रिएक्टेंट की साइड में। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो श्याम स्थिरांक में क्या होगा आपका परिवर्तन होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 85 का थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं खंड बी की। जो क्वेश्चन दिया हुआ आपसे है, पूछा गया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की घटती हुई अभिक्रियाशीलता में यौगिकों को व्यवस्थित करो। तो देखिए हम जानते हैं किसके लिए पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग जानते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। की बात करेंगे तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है प्लस आई प्लस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है माइनस आई माइनस आर होता है। तो देख लीजिए यहाँ का हम लोग बात करें यहीं पे, तो बताओ यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा। अभी हम लोग पढ़ते OCH3 पे कौन सा काम करेगा आपका प्लस आर या प्लस एम बोल देंगे, प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा प्लस आई, और NO2 पे क्या होगा आपका माइनस आर हो जाएगा। तो देखिए प्लस आर और प्लस आई में प्लस आर को हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा आपका फोर्थ का हो जाएगा। देखिए फोर्थ और फोर्थ दोनों आ गए। उसके बाद देखिए माइनस आई और माइनस आर को सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका प्लस आई, तो क्या होगा आपका फोर्थ के बाद कौन सा आ जाएगा आपका फर्स्ट के बाद कौन सा आएगा आपका सेकेंड, इसका माइनस आर तो सबसे कम कर देगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलेंगे क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए माइनस आर के लिए सबसे कम वैल्यू होती है। ठीक है चलिए बात करते हैं हम लोग 87 क्वेश्चन की। देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय सामर्थ्य के लिए सही क्रम होगा। तो आप जानते हैं जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट स्ट्रांग बेस क्या होता है मोर स्टेबल होता है। और दूसरी बात यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि RCOOH की हम लोग बात करते हैं तो वीक एसिड मान लीजिए आपका होगा, वीक एसिड का स्ट्रांग कंजुगेट बेस होता है ड्यू टू रेजोनेंस, बोल सकते हैं ड्यू टू अनुनाद। तो अनुनाद की वजह से हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं क्या ROOH देखो आप सब 3 में ROH हो गया। उसके बाद HOH और IOH में क्या होता है, HOH की वैल्यू ज्यादा होती है किससे ROH से होती है। और यहाँ पे बोलते हैं एसिटिलीन क्या होता है वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अम्लीय सामर्थ्य के लिए सही क्रम क्या हो जाएगा सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 88 में क्या दिया हुआ है 1.00 मोलर जलीय विलयन में विलेय के मोल अंश की गणना करें। विलेय के मोल अंश की गणना करें। तो हम लोग जानते हैं अगर क्या बोलेंगे मोल अंश की बात करें तो मोल फ्रिक्शन क्या बोलते हैं हम लोग मोल फ्रिक्शन या फ्रिक्शन किसके लिए सल्यूट के लिए। तो सल्यूट मतलब क्या विलेय के लिए। अगर हम लोग विलेय की बात करें हम लोग तो इज इक्वल टू क्या दिया आपका 1 दिया हुआ है 1/1 प्लस क्या होगा आपका विलेय प्लस क्या होगा विलायक हो जाएगा। तो 1 प्लस अब देखिए किसमें है जलीय विलयन में है, इसका मतलब विलायक कौन देखो 1 प्लस जलीय विलायक कौन सा होगा आपका वाटर है। तो 1000 अपान क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 1 अपान इसको डिवाइड करेंगे
तो 1 प्लस कितना आएगा आपका 55.5 आ जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं 1/56 पॉइंट कितना आएगा 5, और इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 10/565। ठीक है, और यहाँ हम लोग बात करते हैं तो इसको कर दीजिए, कितनी वैल्यू आएगी देखिए, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ जाएगा आपका। अब काट सकते हैं 1, अब फिर देखो 1 बार आ जाएगा, फिर क्या होगा आपका यहाँ बचेगा, तो देखो यहाँ पे कौन सा दिया आपका 0.01, तो 0.01 क्या होगा आपका 7 हो जाएगा, तो 0.07 आपका आंसर हो जाएगा। 4th इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 89 क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या दिया आपका है, इलेक्ट्रोड क्षमता के लिए ये इक्वेशन दिए हुए हैं, 2 पूछ रहा है, आपके वैल्यू भी दिए हुए हैं, पूछ रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की बात करें हम लोग किसके लिए, E0 Cu+2/Cu। हम जानते हैं Cu+2 से अगर हम लोग Cu में हम लोग चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पूछा जाएगा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ हम लोग जानते हैं क्या, अगर वैल्यू की बात करेंगे 2 हो जाएगी, तो देखो कैसे हुआ है, हम लोग क्या किए हैं Cu+2 से किस में गए हैं, Cu+1 में गए हैं, और Cu+1 से किस में हम लोग गए हैं, Cu में गए हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करें, यहाँ पर इससे हम लोग इसमें गए हैं, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा आपका E0 Cu+2/Cu का मान पता चल जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये बोल दें क्या, यहाँ पे क्या दिया आपका है 0.15 प्लस 0.50 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा आपका 0.65 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या 0. क्या होगा आपका 325 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 0. क्या होगा आपका 325 वोल्ट। सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। आइए बात करते हैं हम लोग है 90 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है, यौगिक का वह युग्म जो एक साथ विद्यमान रह सकता है। तो देखिए विद्यमान वही रहेगा जो क्या करेंगे आपके, जो जिसके युग्म क्या होंगे, जिसके दोनों रिड्यूसिंग हो या दोनों क्या हो आपके ऑक्सीडाइजिंग हो। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है FeCl3, यहाँ क्या होगा +3, यहाँ दे दिया है +2, यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा आपका +2, यहाँ दे दिया है +2, यहाँ दे दिया है +2, यहाँ क्या हो गया आपका +2, यहाँ +3 है और यहाँ पे क्या है +1 है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, FeCl3 से हम लोग किस में जाएंगे, अगर FeCl2 में जा रहे हैं तो +3 से अगर हम लोग +3 से अगर हम लोग +2 में जाएं तो इसमें क्या होगा आपका रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। उसी तरीके से SnCl4 से अगर हम लोग किस में चले जाएं, SnCl2 में, मतलब क्या होगा +4 से किस में हम लोग जा रहे हैं +2 में, इसमें क्या हो रहा है आपका अपचयन हो जाएगा, मीन्स क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। तो जब रिडक्शन हो रहा है दोनों कंपाउंड में अगर रिडक्शन होगा, वही एक साथ क्या होंगे विद्यमान हो जाएंगे, और अगर विद्यमान हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग। देखो रिकवर रिडक्शन दोनों में हो रहा है, तो किस में हो जाएगा आपका FeCl2 में, और क्या होगा आपका SnCl2 में हो जाएगा। ठीक है ना, FeCl2 और क्या होगा आपका SnCl2 हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए आप लोग। 91 देखिए क्या दिया हुआ आपका 91 में दिया हुआ है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ओजोनीकरण क्रिया पर 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, क्या दिया आपका फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया एसिटल्डिहाइड दिया है। तीसरा क्या दिया और मेथिल ग्लाइऑक्सिल देता है, हाइड्रोकार्बन की संरचना है। तो देखिए इस कंपाउंड की बात पूछ रहा है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, देखिए ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के ब्रेक करो, ऑक्सीजन क्या करिए अगल बगल जोड़ दीजिए। तो देखिए इसको हम लोग ऐड जोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब क्या होगा आपका
फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे एसीटल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे एसीटल्डिहाइड हो गया। यहाँ देखिए अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा आपका, एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड है, यहाँ पे एसीटल्डिहाइड है। यहाँ देखिए क्या होगा आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ देखिए इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा तो क्या जुड़ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ एसीटल्डिहाइड, तो क्या होगा आपका CH3CHO। मिथाइल ग्लाइऑक्जल, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, यहाँ पे क्या होगा आपका CHO, और यहाँ पे क्या होगा आपका CHO होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्लाइऑक्जल बोल देंगे। तो यही आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 3 कंपाउंड बनेंगे, क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटिल्डिहाइड और क्या बनेगा, मेथिल ग्लाइऑक्जल बन जाएगा। ठीक है। 92 की बात करें, देखिए क्या दिया हुआ है, एक फ्लास्क में रंगहीन N2O4 गैस भूरे रंग के NO2 गैस के साथ शाम में है। शाम में जब फ्लास्क को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो भूरा रंग गहरा हो जाता है और ठंडा होने पर वह कम रंग का हो जाता है। इस अवलोकन के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया N2O4 गैस NO2 के लिए डेल्टा H क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या पूछा आपसे, गलत पूछा गया है, तो क्या होगा आपका, ये तो आपका सही है। गर्म करने पर अनुचुंबकत्व बढ़ जाता है, ये भी आपका सही है, क्योंकि क्या होगा आपका पॉजिटिव, क्या होगा आपका, बहुत गर्म करेंगे तो क्या होगा आपका, पहले पैरा होता है, सर पैरा, फिर डाया, फिर क्या होता है आपका, फिर फेरो बोलते हैं, तो इसका मतलब चुंबकत्व क्या हो रहा है आपका, बढ़ने लग रहा है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डेल्टा H माइनस डेल्टा U 200 किलो कैलोरी के बराबर होती है, नहीं बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, क्या होती है आपकी, कम हो जाती है। यहाँ क्या दिया आपका है, गर्म करने पर डाइमराइजेशन कम हो जाता है, तो क्या होगा आपका, ये तो आपका सही है। तो इसका मतलब क्या पूछा, कौन सा कथन गलत है, तो क्या होगा आपका, थर्ड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग है 93 की। देखिए क्या दिया हुआ, उत्कृष्ट गैस की अधिकतम एवं न्यूनतम धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्रमशः है। याद रखिएगा, न्यूनतम एंड अधिकतम की बात करेंगे, जीरो ग्रुप की बात किया गया है, शून्य की क्या बोलेंगे, जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस, नोबल गैस, रेयर गैस। तो क्या बोलेंगे, जीरो ग्रुप की हम लोग बात करें तो अगर जीरो ग्रुप, जीरो समूह की हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा आपका, हीलियम, नियान, क्या होगा आपका, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और कौन सा होगा आपका, रेडान हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा था कि बताइए अधिकतम, अधिकतम किसका होगा आपका, यहां याद रखिएगा नियान का क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम, बोलिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, और क्या कहते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पे जाने पे क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि किसकी ज्यादा होती है, मैक्सिमम, तो नियान की क्या होती है, अधिकतम। देखिए नियान की क्या होती है, अधिकतम, और यहाँ पे पूछेगा न्यूनतम किसकी होती है, हीलियम की। तो इसकी कितनी हो जाएगी आपकी, अधिकतम, मैक्सिमम, और इसका क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूछा गया अधिकतम और न्यूनतम, तो नियान का होगा और किसका होगा आपका, हीलियम का। तो देखिए नियान और किसका होगा आपका, हीलियम का। ठीक है ना, बोलिए। ये बात करते हम लोग है 94। देखिए क्या दिया हुआ, दो कथन दिए गए हैं। क्या कथन दिएगा, पढ़िए। गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया का उपयोग शुद्ध अवस्था में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स तैयार करने के लिए किया जाता है। बताइए गैब्रियल थैलामाइड कौन से अवस्था में किस एमीन्स के लिए, किस एमीन के लिए तैयार किया जाता है, 1 डिग्री एमीन के लिए। किसके लिए होता है आपका, 1 डिग्री एमीन के लिए क्या होता है आपका, रिस्पॉन्सिबल होता है। थैलामाइड आयन प्रबल नाभिक स्नेही अनुनाद द्वारा क्या होता है, अस्थायी होता है। तो एकदम सही है, प्रबल नाभिक स्नेही अनुनाद के द्वारा क्या होता है, अस्थायी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्या, कथन फर्स्ट गलत है और कथन सेकंड क्या है आपका, सही है। तो आप बोल सकते हैं क्या, 94 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए। थर्ड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए 95 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखिए क्या दिया आपका है, जब द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को 573 केल्विन पर गर्म
तांबे के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो उत्पाद बनता है वह है। तो याद रखिएगा, अगर 1 डिग्री एल्कोहल की बात करें और क्या करेंगे 573 किलोग्राम करेंगे तो क्या होगा आपका एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन बनता है और 3 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनता है आपका एल्कीन बनता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है आपका एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बन जाएगा एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका कीटोन बनता है और 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है आपका एल्कीन बनता है। ठीक है ना। तो क्या 2 डिग्री एल्कोहल पूछा है तो क्या बन जाएगा आपका कीटोन हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। 96 देखिए, लिगेंड्स की स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में कौन सा क्रम सही है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बोलेंगे क्या बोलेंगे स्ट्रांगेस्ट, क्या होगा लिगेंड्स कौन सा होगा आपका। देखिए यहाँ पे क्या बात करें हम लोग CN, तो CN हो जाएगा। उसके बाद यहाँ CN है तो CN हो गए। उसके कौन सा NO2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या C2O4 ऑक्जेलेट आयन आ जाएगा। फिर फ्लोरीन और कौन सा होगा आपका क्लोरीन होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये आर्डर होता है, इस आर्डर को हमको याद करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक ना, तो याद कर लीजिएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, Cl माइनस NO2 माइनस C2O4 माइनस 2 और F माइनस और क्या हो जाएगा आपका Cl माइनस, मतलब ये Cl माइनस सबसे ज्यादा और Cl माइनस का सबसे क्या होगा आपका कम होगा। ठीक है, 97 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्विटर आयन बनाता है। तो बताइए एनिलीन, एसिटाइनिलाइड, बेंजोइक अम्ल और क्या दिया आपका ग्लाइसिन। तो बताइए क्या होगा आपका, कौन सा ज्विटर आयन बनाएगा। देखिए यहां बात करें तो RCH2, यहां दे दिया आपसे क्या NH2, RCH2 NH2, यहां क्या दिया आपका COOH। जब इसको हम लोग क्या करें आइसोमराइजेशन कराएंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो क्या बन जाएगा RCH, यहाँ क्या दिया आपका NH3 और यहाँ पे क्या देगा आपका COO माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं ज्विटर आयन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है ना, तो पूछ रहा है क्या ज्विटर आयन कौन बनाता है, तो बोला ग्लाइसिन। क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइसिन जो होती है ज्विटर आयन बनाने के काम आती है। ठीक है ना, RCH NH2COOH की बात करेंगे तो ग्लाइसिन से क्या बनता है आपका ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 98 देखिए क्या दिया है, अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रिया में अधिकतम उत्पाद बनेगा। देखिए इस रिएक्शन की बात करें तो CHCl3 प्लस क्या होगा आपका NaOH। इस कौन सी रिएक्शन होती है बताइए आप लोग, कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बता दीजिए आप लोग, कौन सी रिएक्शन होगी, रीमन टीमन रिएक्शन। कौन सी होती है, रीमन टीमन रिएक्शन होती है। अगर रीमन टीमन रिएक्शन होती है तो यहाँ बता दीजिए, देखिए यहाँ पे OH है, यहाँ CH3 है, तो इसके आर्थो पे क्या जुड़ जाएगा आपका CHO जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाएगा आपका CHO जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ भी CHO, यहाँ CHO एक ही जगह जुड़ेगा, तो यहाँ कौन सा आपका CHO आपका यही है, तो क्या होगा आपका यस हो जाएगा। मीन्स आप बोल सकते हैं अधिकतम उत्पाद कौन सा बनाएगा आपका यस बना देगा। ठीक है ना, तो इसके आर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ जाएगा। इसको इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को रीमन टीमन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, 99 इनमें से कौन सी अभिक्रिया अपचयोपचयन अभिक्रिया नहीं है, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स नहीं है। तो देखिए यहां बात करेंगे तो ZN 0 है, यहाँ प्लस का 2 में चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे
तो -2 यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ 0 है, तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल तो हो जाएंगे। यहाँ बात करें तो यहाँ देखो 0 से यहाँ क्या बन रहा है आपका, देखो IO3 माइनस 3 दूना 6 और 1 तो प्लस का 5 हो जा रहा है। यहाँ देखिए Cl2 यहाँ के बोलेंगे द्वितीय 6, यहाँ +5 से क्या हो रहा है 0, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। क्या होगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा आपका पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 से कहाँ जा रहा है +1 में और 0 से -1 में जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका रिडॉक्स अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा आपका ये भी क्या होगा पॉसिबल होगा। यहाँ बात करें इस रिएक्शन की बात करें तो बेरियम पे प्लस का 2 चार्ज, Cl पे -1 चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज, सल्फेट पे क्या होगा -2 चार्ज, यहाँ पे प्लस का 2 चार्ज, यहाँ सल्फेट पे -2 चार्ज, सोडियम पे +1, क्लोरीन पे क्या होगा -1, तो यही क्या होगा आपका अपचयोपचयन अभिक्रिया के एग्जाम्पल नहीं होंगे। फोर्थ में कोई ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए आप लोग। आइए बात करते हैं हम लोग है 100 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ आपका है 100 क्वेश्चन दिया हुआ क्या n = 3, l = 1, m = 0 एंड s = +1/2 के लिए निम्नलिखित में से कितने इलेक्ट्रॉन संभव हैं। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर n की वैल्यू क्या है 3 है और l की वैल्यू क्या है 1 है और m = अगर 0 होता तो क्या होता आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है s = क्या दे दिया आपका s की वैल्यू क्या दे दिया है आपका प्लस क्या होगा आपका 1/2 है। अगर प्लस का 1/2 है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका एक ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संभव है, अगर यहाँ पे s = +1/2 दे दिया है तो एक ही इलेक्ट्रॉन संभव है। तो याद रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन संभव होंगे, एक इलेक्ट्रॉन संभव होगा। तो 100 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया FST टेस्ट 11 का, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आपके, तो आप लोग के मार्क्स भी अच्छे आए होंगे, आप लोग के नंबर भी अच्छे आए होंगे। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।